मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। तो दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है तो इसका असर हमारी सेहत पर साफ दिखाई देता है, पर हम तो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन पर ये मौसम गहरा प्रभाव डालता है और इसी के साथ अस्थमा के अटैक्स का बढ़ना और सांस से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे सीरियस कंसर्न सामने आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन से संकेतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कब पेरेंट्स को अलर्ट होना जरूरी है और कैसे टाइम पर सही केयर से इन प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। इन सब इम्पोर्टेंट सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं KGMU के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर संजीव वर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अक्षता जी। मैं डॉक्टर संजीव वर्मा, मैं एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स KGMC लखनऊ, और मैं धन्यवाद करता हूँ अक्षता जी का और रेडियो गूंज का, जो उन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। धन्यवाद। तो सर, आज हम लोग बच्चों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले ये बताइए कि अगर KGMU के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में किसी को दिखाना हो तो वो कैसे जा सकता है? ये बहुत ही पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि KGMC में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की OPD सप्ताह के 6 दिन वर्किंग है और आप किसी भी समय आके बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अमूमन लगभग 12 से 1 बजे तक का रजिस्ट्रेशन होता है और उस समय तक जितने भी मरीज रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनको जितने भी समय लगे उस समय तक देखा जाता है। तो जैसा कि सर, आपको मेरी आवाज से पता चल ही रहा होगा कि मेरे को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है। तो ज्यादातर लोगों को अभी जो मौसम बदल रहा है उन लोगों को है, लेकिन हम लोग तो कैसे भी एडजस्ट कर ले रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उन पर बताइए कि ये मौसम किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। बहुत सही सवाल किया। हम सब एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चे इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते और स्पेशली न्यू बॉर्न, वो तो बिल्कुल पेरेंट्स और उनकी केयर गिविंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो न्यू बॉर्न्स हैं, प्रिवेंशन ही उनके लिए सबसे बड़ा क्योर है। तो उनको सर्दी से बचाने के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो करनी चाहिए। तो इनमें जो प्रमुख चीज़ें हैं कि नहलाना कम कर दिया जाए। दूसरी चीज़, अगर आप समझ रहे हैं कि बच्चा किसी वजह से गंदा हो गया है और आपको लगता है कि इसको नहलाने की ज़रूरत है ही है, तो उसके लिए भी अच्छे से तैयारी करिए। जो कमरे का तापमान है उसको बढ़ाना पड़ेगा। पहले से जो कपड़े पहनाने हैं उनको गर्म रखना पड़ेगा। गुनगुने पहनने से जल्दी से नहलाना है, जल्दी से ड्राई करना है, और जो पहले से गर्म कपड़े थे उनको बदल देना है। कपड़े हमेशा लेयर्स में पहनाएं। पहली लेयर एक सूती और एक अच्छी कोजी सी लेयर होनी चाहिए। अब अक्सर देखा जाता है कि लोग सीधे सीधे गर्म कपड़ों को या ऊनी कपड़ों को या सिंथेटिक कपड़ों को शरीर से में पहनाने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। हमेशा शरीर में गर्मी बनाए रखने का काम जो होता है, मेंटेन रखने का काम, वो सूती कपड़ों का होता है और ये काफ़ी त्वचा के फ्रेंडली भी होते हैं। तो हमेशा पहले सूती कपड़ा पहना है, उसके बाद दूसरा लेयर भी शायद सूती कपड़े का ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आप प्रॉपर कपड़ा और एक ऊनी कपड़ा पहना सकते हैं। ये याद रखिए, बच्चे, इवन छोटे बच्चे या न्यू बॉर्न भी, जो भी थोड़ा बहुत हरकत करना चाहते हैं, कई बार आप इतना कपड़ा पहना देते हैं कि वो उतनी हरकत नहीं कर पाते। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये उनका एक तरीके से व्यायाम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको इतना ज़्यादा ना कपड़ा पहना दीजिए कि उनको इसमें सफोकेशन फील करे और बच्चा नॉर्मल जो हिलना डुलना चाहिए, जो मूवमेंट्स करना चाहिए, उसमें उसको परेशानी हो। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हमें गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ज़रूरत हमको सर्दियों में भी बहुत बराबर चाहिए होती है। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। वो ऑन डिमांड उसको हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। बड़े बच्चों के लिए जो टॉडलर्स हैं उनको भी बराबर ऑफर करना चाहिए, लेकिन पानी की जगह सूप या गुनगुना पानी या ऐसी चीज़ें जो हल्की सी गुनगुनी हो और बच्चा आराम से ले सके। पानी की बहुतायत मात्रा हमेशा ही अवेलेबल होनी चाहिए। ये बच्चों को हाइड्रेट भी रखता है और जो चीज़ें जैसे ड्राइनेस की वजह से आती हैं त्वचा पे जो दिखती हैं, वो त्वचा के अलावा म्यूकोसा पे भी दिखती हैं। कई बार ड्राइनेस की वजह से भी हमको खांसी और नाक के सिम्टम्स ये सब आने लगते हैं। बड़े बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि
सर्दी का मौसम है, आप अपना जो खान पान है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। कभी ये उम्मीद मत रखिए कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, किसी भी तरीके की सर्दी को झेल सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। और सर्दी का मौसम कुछ ऐसा भी होता है कि अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है। आज इस करवट है, कल उस करवट है, किसी दिन कोहरा ज़्यादा हो गया, किसी दिन धूप तेज़ निकल आई। तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहें ताकि इस सर्दी से बचाव कर सकें। सर्दी के मौसम में कुछ अलग तरीके के इन्फेक्शंस दिखाई देते हैं जिन पे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ये इन्फेक्शंस कई बार नाक कान गले के हो सकते हैं, कई बार सांस की तकलीफ़ हो सकती है, पेट के इन्फेक्शंस कई बार देखने को मिलते हैं, त्वचा के इन्फेक्शंस कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये सब आम समस्याएं हैं जो हमको बाल विभाग की ओपीडी में सर्दी के मौसम में ज़्यादा दिखाई देती हैं। अच्छा सर, अगर हम केजीएमयू की बात करें, आप केजीएमयू में पेशेंट्स को देखते हैं, तो अभी इधर बीच ऐसी कौन कौन सी समस्याएं पेशेंट्स लेके आ रहे हैं आपके पास? इस समय केजीएमसी में जो अधिकतर मरीज आ रहे हैं, मरीजों की संख्या कम चल रही है क्योंकि हमें मालूम है हमारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। इनमें कॉमन समस्याएं सर्दी जुकाम है, कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हैं, दमा की वजह से भी मरीज आ रहे होते हैं, कुछ अलग तरीके के वायरल निमोनियाज़ हैं वो भी आ रहे होते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमको सर्दी के मौसम में ज़्यादा दिखाई देती हैं। अच्छा सर, तो जैसे कि बहुत लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं, उनको वायरल हो रहा है, खांसी बुखार हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली खांसी और बुखार से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कफ और सांस की जब प्रॉब्लम बार बार होने लगती है तो कई बार हमें लगता है ना कि नॉर्मल है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पर वो कुछ और ही होता है, कोई ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है। तो ये बताइए कि कैसे समझे कि ये सिर्फ सर्दी खांसी नहीं है और कुछ और प्रॉब्लम है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आम सर्दी जुकाम है या इससे ज़्यादा कुछ बढ़कर है। छोटे बच्चों के लिए जो आपको ज़्यादा बता नहीं सकते, उनमें निमोनिया एक गंभीर बीमारी होती है और कभी भी लगे कि बच्चे के शरीर में बच्चा सुस्त दिखाई दे रहा है, खा पी ठीक से नहीं पा रहा, पीने में स्पेशली ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, शरीर में कहीं पे भी सांस लेने में मुश्किल होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे छाती के नीचे गड्ढे पड़ना या हाथ पैरों का नीला होना या कुछ सुस्त दिखाई दे रहा है बच्चा, तो ये गंभीर निमोनिया होने के लक्षण हैं। तेज़ बुखार तो ऑब्वियसली बच्चों माता पिताओं का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सर्दी जुकाम हुआ 2-3 दिन में बुखार ठीक हो गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद भी बुखार चले जा रहा है और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है जिसकी वजह से माताओं पिताओं को एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो सर, जैसा अभी हम बात करना चाहेंगे अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनके बारे में, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो हमको खांसी वगैरह सब कुछ होने लगता है और इसी के साथ अस्थमा भी बढ़ जाता है ना? तो उन लोगों की बात बताइए जो अस्थमा से ग्रसित है। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट केजीएमसी में बच्चों की अस्थमा का अलग से क्लिनिक चलता है। उनको एजुकेशन दी जाती है कि आप स्वयं अपना अस्थमा किस तरीके से ठीक रखेंगे और कब आपको दिक्कत है। लेकिन जिनको पहले से पता नहीं है कि ये दमा है या दमा में क्या करना है, उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आम जनमानस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, शायद जिनको नहीं इतनी चीज़ें पता है कि सर्दी में कुछ या बदलते मौसम के साथ दमा के रोगी, जिसको बोलते हैं एक्यूट एक्सेब्रेशन या फिर दमा का अटैक, ये चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो वेदर में बदलाव, हवा का जो फ्लो होता है, हवा का प्रवाह होता है वो कम हो जाता है। ये प्रवाह कम होने से और प्रदूषण भी बढ़ने लगता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होने लगता है, हवा में आर्द्रता की कमी हो जाती है। लोग शरीर को गर्म रखने के लिए अलाव जलाते हैं, इससे भी कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं और ये भी हवा में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से इस समय हम देखते हैं कि दमा के अटैक हमको ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। ज़्यादा ही नहीं दिखाई देने लगते, ये काफ़ी तीव्रता के साथ भी आते हैं। तो जिनको अस्थमा
है पहले से है तो उनको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सलाह ये दी जाती है कि एक तो अपने को स्वयं को ठीक से हाइड्रेटेड रखें, तरल पदार्थ लें, गुनगुने तरल पदार्थ लें, ठंडे तरल पदार्थ अवॉइड करें, आइसक्रीम तो स्पेशली या और भी ठंडे तरल पदार्थ जो आते हैं बिल्कुल अवॉइड करें। तेज और ठंडी हवा में दौड़ने, खेलने, कूदने से स्पेशली सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में बचें। दिन में आप आराम से खेल सकते हैं, लेकिन सुबह में तेज हवा में, ठंडी हवा में सांस लेने से भी इनको अस्थमा के अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अमूमन जो सर्दी जुकाम होते हैं, जिसमें नाक कान गले के सर्दी जुकाम होते हैं, अगर ये भी होता है तो भी अस्थमा का अटैक होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको अगर बताया गया है कि इतनी बराबर से आपको इन्हेलर या आपको जिस भी दवा पे रखा गया है वो बराबर से लेते रहें। कई बार हो सकता है कि इस दवा से आपका अस्थमा बिल्कुल कंट्रोल में था, लेकिन आपने किसी भी वजह से इसको लेना बंद कर दिया या आपको पता ही नहीं कि आपकी इन्हेलर का दवा ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दमा के अटैक से बचाती हैं। प्रिवेंशन ही आपका बहुत बड़ा चीज़ है जो आपको आगे की चीज़ों से बचा के रखता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये सीरियस कितना हो सकता है? बच्चों में सांस की तकलीफ़ें काफ़ी सीरियस हो सकती हैं। मैंने जैसे बताया कि इस मौसम में अलग तरीके के निमोनिया हो सकते हैं, दमा हो सकता है, दमा और निमोनिया दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शरीर नीला पड़ रहा है या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जा रहा है, बहुत तेज़ बुखार चल रहा है, तो ये सीरियस समस्या है। कंट्रोल में जो चीज़ रहती है वो समस्या इतनी गंभीर नहीं होती, लेकिन अगर दवा के बाद भी ये चीज़ बढ़ रही है तो डेफिनेटली ये एक सीरियस समस्या है। सर, निमोनिया और अस्थमा में कैसे अंतर जाने की क्या हुआ है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आम जनमानस को निमोनिया और अस्थमा में मुश्किल पड़ती है कि क्या ये अस्थमा है, निमोनिया है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर बच्चे को सांस में लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप बिना किसी उसको डिफ्रेंशिएट करने के बजाय आप उसका मैनेजमेंट शुरू करें, ताकि अस्थमा है या निमोनिया है ये अपने चिकित्सक को, परामर्शदाता को डिसाइड करने दीजिए। पहले बच्चा ठीक हो जाए। अस्थमा एक तरीके से बिना इन्फेक्शन के भी हो सकता है या इन्फेक्शन का ट्रिगर होने के बाद भी हो सकता है। निमोनिया एक गंभीर तरीके का फेफड़ों का संक्रमण है जो एंटीबायोटिक या कई बार वायरल निमोनिया होते हैं तो बिना एंटीबायोटिक के ठीक होते हैं, जो केवल नेबुलाइजेशन से 3% सलाइन नेबुलाइजेशन से ठीक किए जा सकते हैं। तो ये मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसमें चिकित्सक की सलाह लें और वो डिसाइड करेगा कि सीरियसली ये निमोनिया है। निमोनिया अक्सर तेज बुखार के साथ आते हैं, जबकि वायरल URTI के बाद अस्थमा हो सकता है। तो 2-3 दिन के बुखार के बाद मोस्टली अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ बनी हुई है तो ये अस्थमा के लक्षण ज़्यादा होंगे। सर, अभी आपने नेबुलाइजेशन की बात की और हम जब भी नेबुलाइजेशन या इनहेलर की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी आदत पड़ जाएगी या हम डर जाते हैं। तो आप बताइए कि ये कितना सेफ़ है? नेबुलाइजेशन और इनहेलर दोनों ही बहुत ही सेफ़ तकनीक हैं, क्योंकि इसमें जो दवा है वो सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है, बजाय कि जिन शरीर के जिन हिस्सों को दवा की ज़रूरत नहीं थी उनको भी दवा दी जा रही है, क्योंकि आपने मुंह से खाई और वो सारे शरीर में जा रही है, दिमाग में जा रही है, दिल में जा रही है, लीवर में जा रही है, किडनी में जा रही है, लेकिन ज़रूरत केवल आपके लंग्स को थी। तो जब सबको दी जा रही है तो हमको दवा की डोज भी लगभग 100 गुना तक ज़्यादा रखनी पड़ रही। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि बच्चों को इनहेलर या नेबुलाइज़र पे रखा जाए, बजाय कि मुंह से देने वाले सिरप या टैबलेट या और अन्य तरीके के स्टेरॉयड, इन सब का सेवन जो है वो एक तरीके से इनहेलर या नेबुलाइज़र के थ्रू किया जाए, ताकि डायरेक्ट लंग पे ज़्यादा असर दिखाई दे और बाकी शरीर को कम उन दवाओं से क्षति हो। डॉक्टर, हम कई बार देखते हैं कि जब रात होती है तो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, वीजिंग हो जाती है या फिर कफ जो है बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं? अक्सर देखा जाता है कि इवन जो नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होते हैं ना, तो आपको लगेगा कि रात के समय में स्पेशली जब आपने
खाना वाना खा लिया है उसके बाद खांसी की समस्या ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो 2-3 कारण हैं। आपने दिन भर अपने को कम हाइड्रेट रखा है, शरीर मौसम में भी कुछ आर्द्रता कम हो गई है, लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़्यादा देखा गया है कि लेट नाइट या शाम के और सुबह मॉर्निंग के समय में दमा के मरीजों की शिकायतें भी बढ़ जाती हैं। उनकी खांसी ज़्यादा होने लगती है, उनको सांस लेने में दिक्कत भी ज़्यादा होने लगती है। तो अगर बच्चे को, जिसको स्पेशली जो पहले से दमा का मरीज है और शाम को या सुबह के टाइम पे ज़्यादा खांसी आ रही है, तो अपने दवा का मेडिकेशन वापस चेक करें कि प्रॉपरली ले रहा है नहीं ले रहा, ख़त्म तो नहीं हो गया है। अगर दमा के मेडिकेशन से रिलीफ मिल रहा है तो डेफिनेटली ये अस्थमा का ही प्रेसिपिटेशन है, एक्सेजरेशन है। या फिर सर्दी जुकाम, जो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ड्राइनेस रहती है, तो इस समय कुछ लॉजेंजेस जैसे आते हैं या घर में प्रयोग होते हैं, शहद और अदरक का जो सभी सेवन करते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अगर इससे आराम मिल रहा है तो ये सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छी कारगर चीज़ है। लेकिन जिसको दमा है उसके लिए आप डेफिनेटली आपको अपना एक बार या तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें कि मेरा दमा बढ़ तो नहीं रहा, या अगर आप बिल्कुल इस समय बिल्कुल कठिनाई में पड़ गए हैं तो आप अपने दमा के जो दवाएं हैं उनको लेकर देखें। अगर उससे आराम मिला है तो डेफिनेटली ये दमा का एक्सेजरेशन है। आम जो माता पिता हैं वो कफ सिरप के बहुत पीछे पड़े रहते हैं कि किसी भी तरीके से बच्चे को एक कफ सिरप मिल जाए तो शायद वो तो इतने परेशान हो जाते हैं कि कफ सिरप मिल जाए तो शायद कुछ रामबाण हो जो बच्चे को एकदम ठीक कर दे। तो अभी कुछ समय पहले कुछ प्रकरण भी हुए थे जिसमें स्पेशली यंग 4 साल से कम बच्चों का स्वास्थ्य पे गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिले कफ सिरप से के। तो मैं सभी माताओं पिताओं को और केयर गिवर्स को बताना चाहूँगा कि अपने आप से सेलेक्टेड कफ सिरप का कभी भी प्रयोग ना करें। कफ सिरप ये कोई ऐसी औषधि नहीं है जिनका दुष्प्रभाव नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि कफ सिरप में जो दवाओं की मात्रा होती है वो इनहेलर में लेने की मात्राओं के लगभग 100 गुना तक ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो 4 साल से छोटे बच्चों, पहले तो ये 6 साल तक में कफ सिरप बिल्कुल ही बंद कर रखें। 1 साल से कम छोटे बच्चे में तो हम शहद का भी प्रयोग नहीं करते, इस वजह से क्योंकि जो हम नॉर्मल दुकानों से कई बार शहद ले लेते हैं वो भी कंटामिनेशन हो सकता है उसमें, और उसका भी दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है। तो कफ सिरप जब भी कोई प्रिस्क्राइब करना है वो अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही लिखवाएं। और आज की डेट में जितने भी चिकित्सक हैं कफ सिरप को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि अगर दमा नहीं है और नॉर्मल छोटा मोटा सर्दी जुकाम है तो ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अपने आप से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए ना तो किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है ना ही कोई कफ सिरप की ज़रूरत है। जो घर में घरेलू नुस्खे हैं और शरीर में पानी की मात्रा ठीक रखने से और छोटे मोटे लॉजेंजेस से ये कफ सिरप अवॉइड किए जा सकते हैं और इवन कफ को रोका भी जा सकता है। और ये कभी कोई बहुत गंभीर, लेकिन जिनको दमा है, जिनको बार बार रिएक्टिव एयरवे हो रहा है, उनका चिकित्सक से परामर्श करके वो दवाएं लिखी जाती हैं। वो उनको फॉलो भी किया जाता है कि कितना इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, इनको ऊपर दवा की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है, कितना बढ़ाना है, कितने समय के लिए बढ़ाना है और उनको कितने समय के बाद रोक देना है। रोक के भी देखना पड़ता है कि भाई एकदम ठीक चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं ठीक चल रहा तो इसको आगे देखा जाएगा। सर, अब जब आपने कफ सिरप की बात करी दी है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि मेरे को थोड़ा सा सर्दी खांसी है, तो मैंने अभी सर्च किया था तो मुझे मिला था बेकिंग सोडा के साथ गार्गल। क्या ये तरीका काम आता है? बेकिंग सोडा एक तरीके का कास्टिक प्रोडक्ट है जो आपके गले को इरिटेट करने वाला है जी। हमने सूदिंग में आपको शहद से अच्छा कोई चीज़ नहीं बताया। तो ये हाइड्रेट भी रखता है और मॉइस्चर को बिल्कुल ठीक रखता है।
जैसे इवन आप नॉर्मल गुनगुने पानी से भी गार्गल करें तो आखिरी में आपके गले को आराम तो मिलता है, थोड़ी देर में वो गला ड्राई होने लगता है, फिर आप परेशान होते हैं। तो इसलिए शहद के अलावा मैं कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा और इन सब को बिल्कुल ही अवॉइड करने की सलाह दूंगा। तो सर शहद ऐसे ही खाना है या फिर शहद पानी में मिला के? दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। इसका काम केवल हाइड्रेशन को मेंटेन रखना था, और जो थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाता है, जैसे हम अपनी त्वचा पे तो वैसलीन लगा लेते हैं, लेकिन हम गले की जो मिकोसा है उसको जब दिक्कत आती है तो हम वहाँ पे वैसलीन लगाने की बजाय हम शहद का यूज़ कर सकते हैं। सर हम लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हम अपना सकते हैं इस बदलते हुए मौसम में। लाइफस्टाइल की बात करें तो सर्दी में काफ़ी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। अमूमन सभी लोग थोड़ा देर से सोते के उठते हैं, रजाई में काफ़ी देर तक रहते हैं। बिल्कुल वाजिब है, आप अपने को सर्दी से बचा के रखिए, लेकिन जब उठें तो आप अपना जो नॉर्मल व्यायाम है, नेचर ने जो प्रकृति है उसने आपको खाने पीने में इतनी सारी चीज़ें दी हैं। प्रकृति को भी मालूम है कि इस समय शरीर एक तरीके से स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसने खूब ढेर सारे फल फ्रूट, हरे पत्ते वाली सब्जियां जिनमें खूब ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सब का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तैलीय पदार्थ का प्रयोग थोड़ा कम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने का ये मौसम है और अधिकतर स्वाद के पीछे लोग दुनिया दीवानी है, और जब भी स्वाद का बात आता है तो तैलीय पदार्थ बिल्कुल यूज़ होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि तैलीय पदार्थों का प्रयोग कम करें और जो नेचर से प्रोवाइड की हुई चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रयोग में लाएं। व्यायाम करते रहें, एक्सट्रीम टाइम पे व्यायाम ना करें कि सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करने लगे, ठंडी हवा में दौड़ने लगे। जब मौसम आपकी मसल्स की कंडीशंस के अनुकूल हो तो आराम से व्यायाम करें, या अपना इस समय लोग काफ़ी खेलने कूदने में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम वेदर हो जाता है तो आप उसको भी थोड़ा सा कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं। व्यायाम करते रहें, खेलते कूदते रहें। बच्चों के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि व्यायाम की बजाय आप वो अपना टीवी मोबाइल छोड़ के घर के अंदर भी जो छोटा मोटा खेल है कमरों के अंदर वो खेला जा सकता है, ताकि उनके जो शरीर के अंगों का विकास और नेचुरल जो प्रतिक्रिया जनित दिमाग का विकास है वो चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। सर आप आखिरी संदेश हमारे श्रोताओं को, जो पेरेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? सर्दियाँ आती हैं, हर साल आती हैं। बच्चों के लिए कई बार माता पिता बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, और ओवर प्रोटेक्शन में कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, या फिर आप सोचते हैं आपने प्रोटेक्ट किया था फिर भी सर्दी जुकाम तो हो ही गया। तो सर्दी जुकाम के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर घर पे घरेलू नुस्खों से अगर लाभ नहीं मिल रहा, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो चिकित्सक का परामर्श लें। बाल विभाग की ओपीडी हफ्ते के 6 दिन काम कर रही है, आप वहाँ पे कर सकते हैं, या आपके संपर्क में जो भी आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है आप उनसे परामर्श लें। बिना परामर्श के कफ सिरप का प्रयोग ना करें। ठंड को बचाने के जो बढ़िया उपाय हैं बिल्कुल करें। प्रदूषण कम फैलाएं। बच्चे के शरीर में हाइड्रेशन रखें। जब मसल्स की कंडीशनिंग का समय, मतलब टेम्परेचर अनुकूल हो, तब उनको खेलने कूदने दें। बाहरी खेलों कूदने में ज़्यादा इंगेजमेंट रखें। आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है, तैलीय पदार्थ का कम से कम प्रयोग करें। चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं और बच्चों का खेलना कूदना कम होता जा रहा है। तो मैं बच्चों को और बच्चों के माताओं पिताओं को दोनों के लिए संदेश देता हूँ कि बच्चों को खेलने कूदने दें, उनके लिए खेलने कूदने का सेफ एनवायरनमेंट जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए और इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो दोस्तों आप सुन रहे थे 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज।